गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का एक और चैप्टर करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट। चैप्टर को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अशोक के बारे में इसमें हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है और चैप्टर्स में केवल उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एक साम्राज्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो कि अशोक का दादा था। यानी इसमें हम मौर्य वंश की बात करने जा रहे हैं, अशोक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक था, जो कि अशोक का दादा था। चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। यानी मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त से ज्यादा चाणक्य की भूमिका महत्वपूर्ण थी। चाणक्य ही वो व्यक्ति था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो कि चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। और जिस आज इकोनॉमिक्स को हम पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, उसकी रचना जो थी वो चाणक्य के द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का बेटा अशोक था। यानी हमें अशोक के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम अशोक की बात करें तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। यानी आज जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसकी रचना अशोक के द्वारा ही की गई थी और उसी को आज हम भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जानते हैं। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है। यानी साम्राज्य और राज्य के अंदर के बीच अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। साम्राज्य एक बहुत विस्तृत फैला हुआ क्षेत्र होता है, जो कि राज्य से काफी बड़ा होता है। जब वो राज्य से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता होगी और उनके लिए कई प्रकार के संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता होगी। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। यानी कर और नजराना में फर्क होता है। टैक्स जो होता था वो परमानेंट लोगों को देना पड़ता था, फिक्स होता था। लेकिन नजराना जो होता था वो कभी भी जब संभव हो तब इकट्ठा किया जा सकता था। तो उसके लिए कोई पार्टिकुलर ये नहीं था कि टैक्स की तरह उतना ही पे करना हो, निश्चित हो, वो ऐसा नहीं था। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत को भेजा था, जिसका नाम था मैगस्थनीज। और इसी मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जो कि भारत के बारे में उसमें काफी हमें जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, मैगस्थनीज ने या मैगस्थनीज ने भारत के ऊपर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका। पाटलिपुत्र नगर में 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। यानी पाटलिपुत्र नगर जो था उस टाइम, उसमें टोटल अगर हम द्वार की बात करें तो 64 थी संख्या, और जो बुर्ज बनाए गए थे वो 570 थे। ये यहाँ पे अशोक स्तंभ का चित्र है। इसमें ये अशोक के द्वारा जो बनाया गया था, जो आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ये है पूरा अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। यानी अशोक के अगर अभिलेखों की हम भाषा की बात करते हैं तो प्राकृत भाषा है और उसकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी, जिसमें वो लिखे गए थे। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी और धम्म का मतलब था धर्म। ये एक संस्कृत शब्द है धम्म, जो धर्म का प्राकृतिक रूप है। यानी अशोक के द्वारा धम्म की शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। यानी आज हम जिस उड़ीसा राज्य को भारत के अंदर उड़ीसा के नाम से जानते हैं, उसका जो प्राचीन नाम है वो कलिंग था, जो कि एक तटवर्ती इलाका है। अशोक ने अपने जीवन की जो आखिरी युद्ध लड़ा था वो कलिंग का ही युद्ध था, जहां पे उसने युद्ध को हमेशा के लिए त्याग दिया। कलिंग युद्ध में जब वो विजयी हुआ तो उसने देखा कि चारों तरफ लोग मरे हुए हैं, काफी संपत्ति और जान मान की हानि हुई है। तो उसके कारण उसे ऐसा लगा कि युद्ध चाहे जीतने वाला हो चाहे हारने वाला, दोनों को हमेशा हानि ही उठानी पड़ती है। तो उसने अपने जीवन में फिर आगे कभी युद्ध नहीं लड़ा और कलिंग युद्ध उसके जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ। अशोक
बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित था। यानी अशोक ने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को अपनाया था और वो बुद्ध से काफी प्रभावित था, उनके उपदेशों से काफी प्रभावित था। इसलिए उसने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। यानी उसने धर्म के प्रचार के लिए स्पेशल अधिकारी नियुक्त किए थे, जिनको महामात्र कहा जाता था, और वो विभिन्न देशों में जगह जगह पर जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। यानी विभिन्न देशों में धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए, जैसे सीरिया की अगर हम बात करें, मिस्र की, ग्रीस की, श्रीलंका की बात करें, तो यहाँ पर उसने विभिन्न अपने दूतों को भेजा जो कि धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए थे। यहाँ तक कि उसने अपने लड़के और लड़की को भी धर्म के प्रचार के लिए भेजा। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू हुआ। यानी आज हम जो चीन की दीवार देखते हैं, जो कि विश्व की सबसे लंबी दीवार है, उसका निर्माण जो है वो मौर्य साम्राज्य के आने से पहले ही कुछ साल पहले, कुछ समय पहले हुआ था। चीन की दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। यानी चीन की जो दीवार की कुल लंबाई है वो 6400 किलोमीटर है। यह पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी जो आकृति है अगर हम देखें तो ऊपरी सतह की जब हम बात करते हैं तो सड़क जैसी चौड़ी है। यानी ऊपरी सड़क अगर सतह को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक सड़क बनाई गई हो, उस तरीके से उसको चौड़ी बनाया गया है, जो कि काफी लंबी बनाई गई है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। यानी जाहिर सी बात है, इतनी लंबी दीवार बनाई गई थी तो उसमें कई हजारों लोगों को, मजदूरों को काम करना पड़ा था, जब जाके एक लंबे समय के दौरान इस दीवार का निर्माण हो पाया। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। यानी यहाँ पर निगरानी रखने के लिए 100 से 200 मीटर की दूरी पर हर जगह यहाँ पर बुर्ज बनाए गए हैं, जहां से उस पर पूरी तरीके से निगरानी रखी जा सके। तो इस चैप्टर में यही इंपोर्टेंट्स काफी पॉइंट्स थे, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार सीटेट में पूछे जाते हैं। जिसको भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन पूछनी है या कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी, तो वो पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।